करेज द कावर्डली डॉग, बेन 10, पावरपफ गर्ल्स, टॉम एंड जेरी, डेक्स्टर्स लेबोरेटरी और भी ऐसे कई सारे कार्टून्स जो मुझे और आपको नॉस्टैल्जिक फील करवाते हैं। ये सारे कार्टून्स को देखने के लिए हम लोग स्कूल से आते ही बैग फेंक कर टीवी ऑन करके कार्टून नेटवर्क चैनल को लगाकर बैठ जाते थे और ना जाने कितनी बार इसी चक्कर में डांट भी खाई है। लेकिन वो भी क्या दिन थे नहीं। उस समय कार्टून नेटवर्क की टीआरपी ऑल टाइम हाई हुआ करती थी। हम लोगों ने इस चैनल का रेवेन्यू 1992 में 0 से 2000 में $500 मिलियन तक जाते हुए देखा है। सिर्फ 8 सालों में इन्होंने इतना कैसे अचीव कर लिया? आखिर इन्होंने ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज का यूज किया था? ये जितना ऊपर गए उतना ही नीचे आकर गिर गए। और आज की बात कर लो तो टीआरपी लिस्ट में इस चैनल का कहीं नामो निशान तक नहीं है। और इस चैनल को जान देने वाली इसकी वीपी यानी वाइस प्रेसिडेंट ने भी आखिर इस कंपनी को खड़े खड़े क्यों छोड़ दिया? आखिर ऐसे कौन से गलत डिसीजंस थे जो इनको इतने भारी पड़ गए? व्हाट्स अप एवरीबॉडी, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे और आपके फेवरेट कार्टून चैनल कार्टून नेटवर्क के बारे में, इसके स्टार्ट के बारे में, इसके राइज के बारे में एंड इसके फॉल के बारे में भी। आगे बढ़ने से पहले अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चैप्टर 1, फ्रॉम वेयर इट ऑल स्टार्टेड। चलो जानते हैं कार्टून नेटवर्क की स्टार्ट कैसे हुई थी। कार्टून नेटवर्क की स्टार्ट की थी टेड टर्नर ने और इसे स्टार्ट करने के पीछे इनका रीजन था बच्चे। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं, टेड टर्नर ने ही वर्ल्ड की सबसे पहली 24 आवर्स न्यूज चैनल CNN की स्टार्ट की थी, जो कि एक मैसिव हिट हुआ था यूएस मार्केट में, क्योंकि ये आइडिया बिल्कुल नया था। इस चैनल की सक्सेस को देखकर टेड टर्नर के दिमाग में एक और आइडिया आया, एक ऐसे चैनल का जिस पर 24 घंटे कार्टून आएंगे और बच्चे आराम से अपना बचपना जी पाएंगे। तो इसी आइडिया को वो एग्जीक्यूट करने में लग गए। टेड टर्नर ने कई सारे कार्टून स्टूडियोज को खरीदना चालू कर दिया ताकि वो अपने चैनल पर उनके शोज दिखा सकें। इन्होंने स्टार्ट किया मेट्रो गोल्डविन मेयर, फ्लेशर स्टूडियोज और हैना बारबेरा को $320 मिलियन में खरीद कर फिर 1992 में इन्होंने लॉन्च किया कार्टून नेटवर्क, जहां पर ये उन स्टूडियो से कार्टून्स जैसे स्कूबी डूबी डू, योगी बियर, द फ्लिंटस्टोन्स, पोपाय जैसे और भी कार्टून्स को टेलीकास्ट करने लगे और ये चैनल इंस्टेंट हिट बन गया यूएस सिटीजन्स में। अब जैसे जैसे चैनल की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी वैसे वैसे चैनल का वर्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी भी। तो फिर एंट्री होती है कार्टून नेटवर्क की फर्स्ट एवर वीपी की, जो थी बेटी कोहेन, जो आगे जाकर इस चैनल की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली थी। इतनी पॉपुलैरिटी मिलने के बावजूद कार्टून नेटवर्क टर्नर के प्लान के अकॉर्डिंग 24 आवर चैनल की तरह लॉन्च नहीं हुआ था। तो बेटी एंड टर्नर ने प्लानिंग के साथ लॉन्च किया वर्ल्ड की पहली 24 आवर कार्टून चैनल, जहां पर आप जब चाहो तब अपने फेवरेट कार्टून्स देख सकते थे। और इस चैनल पर सबसे पहले दिखने वाला कार्टून था टॉम एंड जेरी का दूर का रिश्तेदार रैप्सोडी रैबिट, जिसे लॉन्च के बाद 2 मिलियन से ज्यादा घरों में देखा जाने लगा था। चैप्टर 2, द राइज ऑफ कार्टून नेटवर्क। अब इतनी सक्सेस के बाद भी बेटी एंड टर्नर को कुछ खास खुशी नहीं मिलती थी, क्योंकि वो अपने इस चैनल को हर घर में दिखाना चाहते थे और कार्टून नेटवर्क पूरी दुनिया में मौजूद उस समय 1800 केबल सिस्टम में से सिर्फ 233 में ही अवेलेबल था। अब ये दोनों को ये मंजूर नहीं था, तो इन दोनों ने एक तरकीब लगाई जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपने 2 एग्जिस्टिंग चैनल TNT एंड TDS के साथ कार्टून नेटवर्क को मर्ज कर दिया, जिसकी वजह से जिस घर में भी TNT या TDS चैनल में से कोई भी एक चैनल अवेलेबल होता था उन्हें ऑटोमेटिकली ही कार्टून नेटवर्क का सब्सक्रिप्शन मिल जाता था। इस मर्जर के बाद कार्टून नेटवर्क ने हिस्ट्री बना के रख दी। जानते हो, इस मर्जर के बाद कार्टून नेटवर्क 1994 में यूएसए का 5th मोस्ट पॉपुलर चैनल बन गया था। अब वो बात अलग है, इतनी सक्सेस के बावजूद कार्टून नेटवर्क के ओनर्स कुछ खास ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि वो अपनी ऑडियंस को कुछ नया दिखाना चाहते थे, ना कि वही पुराने घिसे पिटे शोज। इसीलिए वो लोग एक एक करके पुराने कार्टून्स को टेलीकास्ट करना बंद करने लगे और फिर चैनल पर अपने ओरिजिनल एंड न्यू कार्टून्स को दिखाना चालू कर दिया, जिसकी शुरुआत हुई व्हाट अ कार्टून के स्पिन ऑफ एक शॉर्ट सीरीज डेक्स्टर्स लेबोरेटरी से, जो कि इतना ज्यादा फेमस हुआ कि आज भी हमें और आपको ये ओवर द टॉप लेबोरेटरी याद है। फिर उसके बाद 1997 से लेकर 1999 के बीच में एंट्री हुई कार्टून की दुनिया का सबसे बड़ा लड़कीबाज कार्टून नेटवर्क ओरिजिनल जॉनी ब्रावो की, और ये भी बहुत फेमस हुआ। फिर आई पावरपफ गर्ल्स की बारी, जिसे हर लड़का देखता रहा होगा बट मानने वाला कोई भी नहीं है। और फिर करेज द कावर्डली डॉग ने भी एंट्री
मारी और ऐसी कई सारी शॉर्ट सीरीज बनने लगी। यार अब इन सबों को देखने के लिए पता नहीं कितनी बार बहाने मार के स्कूल नहीं गए हैं हम लोग। एंड देन कार्टून नेटवर्क ने बनाया अपना सबसे बड़ा हिट शो एड एड एंड एडी, जो कि थोड़ा डिफरेंट और यूनिक होने की वजह से बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। और ये शो इस चैनल के लिए इतना बढ़िया साबित हुआ कि 10 सालों तक हर दिन कार्टून नेटवर्क पर दिखाया गया। फिर इन्होंने अपना रुख बदला सुपर हीरो शोज पर, जिसमें इन्होंने डीसी का बैटमैन की सबसे पहली एनिमेटेड सीरीज अपने चैनल पर दिखाई, फिर सुपरमैन की और फिर मार्वल स्पाइडरमैन की। क्या दिन थे यार वो। टेड टर्नर ने इस चैनल को लेकर बहुत बड़ा सोच के रखा था और इसीलिए इन्होंने इस चैनल के लिए एक और तरकीब लगाई, जिसके लिए चैनल ने शुरू किए 2 टेलीकास्टिंग ब्लॉक्स, जिसमें एक था कार्टून नेटवर्क फ्राइडे एंड दूसरा था बूमरैंग, जिसकी वजह से कार्टून नेटवर्क 2001 में सबसे पॉपुलर चैनल बन गया था। लेकिन यहाँ पर टेड टर्नर एंड पूरी कार्टून नेटवर्क की प्रॉब्लम्स शुरू होती है। इस चैनल को और ग्रो करने के बीच में बहुत सारे चैलेंजेस आने लगे। आखिर कौन से थे वो चैलेंजेस? चैप्टर 3 द चैलेंजेस। जो सबसे पहला चैलेंज था कार्टून नेटवर्क के लिए वो था रिलेटेबिलिटी, क्योंकि 1999 में कार्टून नेटवर्क जो शोज एंड कार्टून्स अपनी ऑडियंस को दिखा रहा था, उनमें से एक भी सीरीज फॉर्मेट में नहीं थे। एक भी एपिसोड किसी भी शो का एक दूसरे से लिंक ही नहीं होता था, जिसकी वजह से बच्चों को हर एक एपिसोड अधूरा सा टूटा सा लगने लगा और बच्चों को ये शोज बोरिंग लगने लगे थे। दूसरा चैलेंज जो कार्टून नेटवर्क के सामने आया था वो था एनिमे। ये वही एनिमे है जिसे 2000 में हंगामा एंड निकलोडियन ने शिनचैन के रूप में लॉन्च किया था और ये एनिमे बच्चों के दिलों में अपनी अलग सी पहचान बनाने लगा था। लेकिन कार्टून नेटवर्क अपने चैनल पर एड एड एंड एडी, फॉस्टर होम फॉर इमेजिनरी फ्रेंड्स जैसे पुराने और घिसे पिटे कार्टून ही दिखा रहा था, जिससे बच्चे बोर हो गए थे। हालांकि कार्टून नेटवर्क ने भी अपने चैनल पर एनिमे जैसे ड्रैगन बॉल जी एंड पोकेमॉन दिखाना चालू किया था, जिसे यूएस में उस समय कुछ मिक्स रिएक्शन ही मिले थे, लेकिन इंडिया में ये बहुत पॉपुलर हुआ था। शायद उस समय तक दूसरे चैनल्स ने एनिमे का मार्केट बहुत हद तक अपने कब्जे में कर लिया था। तीसरा चैलेंज जो आया वो था कंपटीशन का। निकलोडियन, हंगामा, डिज्नी जैसे और भी चैनल्स मार्केट में आ गए थे और वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, अपने नीश को बदलने लगे थे ताकि कुछ यूनिक एंड नया दिखा सकें। तो हंगामा ने अपने चैनल पर डोरेमोन जैसे एनिमे दिखाना चालू कर दिया, जो बच्चों को पसंद आने लगा। और उसके बाद मार्केट में बने रहने के लिए डिज्नी एंड निकलोडियन ने रियलिटी एंड लाइव एक्शन शोज जैसे हैना मोंटाना, स्वीट लाइफ ऑन डेक, जो कि पहले स्वीट लाइफ ऑफ जैक एंड कोडी हुआ करता था, रेवेंस होम एटसेट्रा एटसेट्रा दिखाना चालू कर दिया। लेकिन कार्टून नेटवर्क इस बदलती दुनिया में कुछ भी करने को तैयार ही नहीं हो रहा था और यही रीजन था कि कार्टून नेटवर्क की ऑडियंस कुछ नए की तलाश में दूसरे चैनल्स पर शिफ्ट होने लगी थी। अब एक इंसान के पास टाइम तो लिमिटेड ही है, या तो वो कार्टून नेटवर्क देखेगा या हंगामा या निकलोडियन या डिज्नी, राइट? लेकिन इतने बड़े चैनल के डाउनफॉल के लिए ये सारी प्रॉब्लम्स उतनी भी बड़ी नहीं थी। तो फिर वो कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से कार्टून नेटवर्क को मुंह की खानी पड़ी? चैनल में भी कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से एक्चुअली में कार्टून नेटवर्क का डाउनफॉल होना चालू हो गया, जिसे सही मायने में सीएन का डाउनफॉल का एरा कहते हैं। चैप्टर 4 द डाउनफॉल। ये सब स्टार्ट हुआ था कार्टून नेटवर्क का अमेरिकन ऑनलाइन यानी AOL के साथ मर्जर होने के बाद से। अब वो कहावत है ना, मरता क्या नहीं करता, बस कुछ ऐसा ही हाल था कार्टून नेटवर्क के ओनर टेड टर्नर का, जिन्होंने अपने चैनल को बचाए रखने के लिए साल 2000 में टाइम वार्नर के अमेरिकन ऑनलाइन कंपनी के साथ मर्जर करवा दिया। और ये मर्जर कार्टून नेटवर्क के लिए डिजास्टर बन गया, क्योंकि इस मर्जर ने चैनल पर हैना बारबेरा के आइकॉनिक शोज स्कूबी डूबी डू और काउ एंड चिकन को दिखाना बंद कर दिया था और अपने ही शोज लगातार दिखाना चालू कर दिया, जिसे देखकर ऑडियंस इन नए शोज को पुराने वाले शोज से कंपेयर करने लगी, जिसकी वजह से कार्टून नेटवर्क की टीआरपी गिरने लगी। दूसरा सबसे बड़ा झटका कार्टून नेटवर्क को तब लगता है जब इस चैनल की वीपी बेटी कोहेन ने अपना रेजिग्नेशन दिया था। बेटी कोहेन को इस मर्जर के बाद वाला डिजास्टर इतना खल गया कि उन्होंने 2001 में खुद ही अनाउंस किया कि वो कार्टून नेटवर्क के वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन से रिजाइन कर रही हैं। हालांकि उनके रेजिग्नेशन के पीछे का असली रीजन किसी को भी नहीं पता है, लेकिन ये बात तो 100% सच है। जिसने कार्टून नेटवर्क को जान दी, कई सारे हिट शोज दिए, हर घर तक इस चैनल को पहुंचाया, उसी शख्स को कार्टून नेटवर्क ने खो दिया था। और अब वीपी के रेजिग्नेशन से हुई बदनामी की वजह से चैनल को जरूरत थी रीब्रांडिंग की, क्योंकि अपनी खोई पहचान को चैनल हर हाल में वापस लाना चाहता था। और इसीलिए 2004 में कार्टून नेटवर्क की रीब्रांडिंग हुई, जिसमें कार्टून नेटवर्क का ये आइकॉनिक लोगो
चेंज हो गया इस सीएन में विद अ न्यू टैगलाइन, दिस इज कार्टून नेटवर्क। अब जैसे कि चैनल के लोगों के साथ हुआ, उसे तोड़ मरोड़ ऊपर नीचे करके बदल दिया गया था, वैसे ही चैनल से धीरे धीरे सारे पुराने शोज को भी बंद कर दिया गया था। और सिर्फ यही नहीं, इन लोगों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी थी कि इन्होंने अपने सबसे ज्यादा पॉपुलर शो एड एंड एडी को भी बंद कर दिया था, जिसे लोग कार्टून नेटवर्क का आज तक का सबसे लोएस्ट पॉइंट मानते हैं। लेकिन टर्नर हार नहीं मानना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अपनी ऑडियंस को दिखाना चालू किया लाइव एक्शन शोज, जिसकी वजह से कार्टून नेटवर्क ने अपना फोकस कार्टून से हटाकर लाइव एक्शन शो पर कर दिया। और इसी तरह सीएन ने अपने बाकी की कॉम्पिटिटर्स की तरह चालू किया एक नया प्रोग्रामिंग ब्लॉक, सीएन रियल, जिसमें द अदर साइड, ब्रेन रश, डिस्ट्रॉय बिल्ड डिस्ट्रॉय, डूड व्हाट वुड हैपन एंड बॉबी सेज जैसे कई सारे शोज टेलीकास्ट किए। अब हालांकि चैनल अपने इस कंपटीशन में आगे निकल गया था, लेकिन उसकी ऑडियंस वहीं पर रहकर चैनल पर उन्हीं कार्टून शोज को देखना चाहती थी जो उसके चैनल के टाइटल को जस्टिफाई करे। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, तब चैनल को ना अच्छे रिव्यूज मिले और ना ही अच्छी रेटिंग, जिसके नतीजे मुताबिक सब लोग अपने फेवरेट चैनल कार्टून नेटवर्क को भुलाकर आगे चल दिए। चल क्या दिए, चले गए थे। चैप्टर 5 द कंक्लूजन। अगर ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें तो चैनल के डाउनफॉल के और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे उनकी ऑडियंस का बड़ा हो जाना, हर घर के हर बच्चे के पास फोन होना, यूट्यूब जैसी वेबसाइट्स का आना, सोशल मीडिया का आना, एटसेट्रा एटसेट्रा। जैसे जैसे सोसाइटी में डेवलपमेंट्स होती हैं, चेंजेस होते हैं, एक बिजनेस को ढलने के लिए खुद में चेंजेस लाने ही पड़ते हैं, वो भी एकदम सही समय पर। इसका एक एग्जांपल नोकिया है, जिसने बहुत लेट कर दिया था खुद को बदलते ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट के साथ ढालने में। बट खैर, ये टॉपिक किसी दूसरी वीडियो का है। अभी के लिए बस इतना ही। आपसे मैं मिलूंगा अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी केस स्टडी के साथ। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट में बताना आपका फेवरेट कार्टून कौन सा था। इसी के साथ टाटा बाय बाय।